नज़दीक आना पड़ेगा। ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, कितना अजीब है। बट हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि मैं पढ़ाने आई हूँ आज। यार मैंने तेरे को बोला कुछ यार, मेरे को इग्नोर करना क्यों ऐसे। तो जब मैं देख रही हूँ तब भी इग्नोर कर सकती है। इट्स easy to ignore but people don't ignore me because I'm beautiful. अच्छा ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, यानी कि मैं पढ़ूंगी और तुम मुझे सुनोगे। और मैंने पीडीएफ अपने सामने खोल ली है, जो कि तुम्हें नहीं दिखाई दे रही क्योंकि अब मेरे को नहीं मैं खुद को नहीं देख पा रही हूँ क्योंकि मैंने वो खोल दिया दूसरा वाला। सबसे पहले हम लोग हेल्थ की बात करते हैं। अच्छा, ये वाले नोट्स ना समाप्ति नाम के नोट्स हैं जो कि मेडिजी वाले हैं। मैंने अपने सारे नोट्स बेच दिए थे। हाँ, सच में बेच दिए थे। और अब ये वाले नोट्स मेरे पास हैं बचे कुचे, जिनको मैं अभी देख पा रही हूँ, तुम नहीं देख पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास मेडिजी है तो तुम खोल सकते हो इफ़ यू वांट टू, अगर कोई देख भी रहा है तो। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेल्थ की। तो ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज इज़ नॉट कंसिडर्ड एज हेल्थ। अकॉर्डिंग टू द WHO, कंप्लीट फिजिकल, बिहेवियरल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन इज टर्म्ड एज हेल्थ। सिर्फ कमिंग बैक मीन्स आई केम बैक, आई हैव एडिटेड इट, पर अभी पापा का फ़ोन आया था। अब हम लोग पढ़ते हैं, हेल्थ को पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने हेल्थ के बारे में बताया था। हेल्थ जो है, कोई भी डिसीज़ की एब्सेंस को हम लोग हेल्थ नहीं कर सकते, बल्कि फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल, हर चीज़ की वेलबींग को हम लोगों ने हेल्थ कहा है। अब गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस में हमारे पास बहुत अर्ली ग्रीक थिंकर्स थे, जैसे कि हिपोक्रेटिस या इंडियन आयुर्वेदा। और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम वो मेडिसिन को कंसिडर करता था, सिस्टम ऑफ मेडिसिन कंसिडर करता था कि हेल्थ जो है बैलेंस है कुछ सर्टन ह्यूमर्स का। और वो, और उनका ह्यूमर से मतलब था ब्लैक या फिर येलो बाइल या फिर ब्लैक बाइल, जिसको हम लोगों ने फेल्जियम या कफ, जो कि विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू प्रूव भी किया था, डिसप्रूव किया था। ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू विलियम हार्वे ने ये ब्लैक ह्यूमर हाइपोथेसिस वाला चीज़ डिसप्रूव किया था। और गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिसप्रूव किया था। और ब्लैक वो भी कह सकते हैं यार, क्योंकि ब्लैक बाइल की हम लोग बात करते हैं इसमें गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस में। अब सबसे पहले हेल्थ अफेक्टेड बाय, हेल्थ जो है सबसे हेल्थ किस किस से अफेक्टेड होती है। सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर लाइफ स्टाइल का इफेक्शन हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन हो सकता है। अफेक्शन एंड इन्फेक्शन इज़ डिफरेंट। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि इनहेरिट की जाती है बाय द मतलब फ्रॉम द पेरेंट्स टू द चाइल्ड। और लाइफस्टाइल में हमारे पास ईटिंग हैबिट्स हो गया, ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्लीप, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज, योगा, नॉट मूविंग योर बॉडी प्रॉपरली एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग दैट। इन्फेक्शंस डिसीज कॉजिंग एजेंट हमारे इन्वायरमेंट में बहुत प्रेजेंट होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ एक्सेट्रा। अब डिसीज़ की बात करें तो हमारे पास डिसीज़ में कॉन्जेनाइटल डिसीज़ होते हैं एंड एक्वायर्ड डिसीज़ होते हैं। कॉन्जेनाइटल डिसीज़ हमारे फ्रॉम द बर्थ होते हैं, यानी कि प्रेजेंट सिंस बर्थ, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, एंड यू कैन से दैट दीज आर जेनेटिक डिसीज़। कॉन्जेनाइटल डिसीज़ आर most probably genetic diseases. Then acquired diseases are gained during the lifetime, यानी कि पूरी ज़िंदगी के दौरान हम लोगों को कौन कौन सी बीमारियाँ हो रही है, जैसे कि फीवर हो गया, कैंसर हो गया। बट कैंसर, हाँ कैंसर हो सकता है, एंड एड्स हो सकता नहीं, एड्स कैन बी ट्रांसफर्ड सो इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन दैट। और हमारे पास बहुत सारी डेंगू, चिकनगुनिया, दीज आर एक्वायर्ड डिसीजेस। एक्वायर्ड डिसीजेस में हमारे पास दो टाइप की डिसीज़ होती है। कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिनको हम लोग इन्फेक्शियस डिसीज़ भी कहते हैं, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिनको हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस भी कहते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड इन्फेक्शियस डिसीजेस में जो कि स्प्रेड हो सकती है बाय टच, और मतलब कि कम्युनिकेबली, जैसे कोरोना वायरस था, कम्युनिकेबल डिसीज़ था। इफ़ यूर इसलिए मास्क लगाते थे क्योंकि एयर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे की तरफ जाते थे, तो कम्युनिकेबल डिसीज़ हुई। यानी कि कोई भी ऐसी कनेक्शन बिटवीन, मतलब कि कोई भी वेक्टर या काइंड ऑफ लाइक दैट वेक्टर, हाँ वेक्टर या काइंड ऑफ लाइक दैट हमारे पास होगा तो कम्युनिकेबल डिसीज़ होगी। जिसमें हमारे पास बैक्टीरियल डिसीज़ आती है, वायरल डिसीज़ आती है, फंगल डिसीज़ आती है, प्रोटोजोन डिसीज़ आती है, हेलमेंथ डिसीज़ आती है। दैट्स इट। बैक्टीरियल डिसीज़ में हमारे पास टाइफॉइड एंड निमोनिया आता है। वायरल डिसीज़ में हमारे पास कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया,
4 चीज़ें आती है, कॉमन कोल्ड, एड्स, डेंगू, चिकनगुनिया। फंगल डिसीजेज़ में हमारे पास रिंगवॉर्म आता है। हेलमेंट डिसीज़ में हमारे पास एस्कैरिस एंड एलिफेंटियासिस आता है। प्रोटोजोआन डिसीज़ में हमारे पास मलेरिया एंड अमीबियासिस आता है। फिर से बोलते हैं, बैक्टीरियल डिसीज़ में हमारे पास टाइफाइड एंड निमोनिया आता है। वायरल डिसीज़ में कॉमन कोल्ड, निमोनिया, डेंगू, निमोनिया हो सकता है, निमोनिया, डेंगू, एड्स, चिकनगुनिया। फंगल डिसीज़ में हमारे पास रिंगवॉर्म आता है, ये फंगस वाला एक ही है, रिंगवॉर्म तो बहुत आसान है। हेलमेंट डिसीज़ में एलिफेंटियासिस, एस्कैरियासिस। प्रोटोजोआन डिसीज़ में मलेरिया एंड अमीबियासिस। ठीक है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़ या नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेज़ में वो होती है जो कि स्प्रेड होती है फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन, जैसे कि कैंसर, एलर्जी। हमें लगता है कि अगर किसी इंसान को एलर्जी है तो वो बहुत जल्दी हमें भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं होता है। एलर्जीज़ आर नॉट कम्युनिकेबल, तो किसी को डिस्क्रिमिनेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर एलर्जी इज़ रियली रॉन्ग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीज़ की। सबसे पहले तो बैक्टीरियल डिसीज़ में हम लोग टाइफाइड की बात करेंगे, जिसमें हमारे पास स्टोरी है मैरी मेलोन की, जो कि बहुत फेमस है, तुम लोगों को भी पता होगा। जो कि एक मैरी मेलोन प्रोफेशनली एक कुक थी, एंड जहाँ पे भी खाना बनाने जाती थी वहाँ पे किसी ना कोई बीमार हो जाता था, जिसकी वजह से उसको पॉपुलरली टाइफाइड मैरी कहने लगे। और इसका टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट, यानी कि ये पता लगाने के लिए कि तुम बीमार हो और तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि तुम्हें कौन सी बीमारी है, तो तुम विडाल टेस्ट करते हो। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट की कन्फर्म हो गया कि इसको टाइफाइड है। लोकेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी डिसीज़ आएंगी जिसमें मैं कंफ्यूज होती हूँ, मतलब कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में, कौन से टाइप के इंटेस्टाइन में। तो ये याद रखना, एक पेज पे साइड में लिख लेते हैं कि टाइफाइड जो है अपना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर होता है, ख़राब हो जाता है। जो सस्टेन्ड हाई फीवर, टाइफाइड आजकल बहुत लोगों को आ रहा है, तो जब भी टाइफाइड आता है तो सबसे पहले हमारे पास फीवर ही होता है, फिर भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस आ जाती है, वेट लॉस हो जाता है, हेडेक, स्टमक पेन एंड कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन विच इज़ यूनिक, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, यानी कि एक तरह से नहीं, मतलब मैं जज नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ डॉक्टर। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है एंड डेथ में कॉज इन सीवर केसेस, यानी कि डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा सीवर केस है कोई। सीवर केस है। ठीक है। निमोनिया की बात करें तो निमोनिया भी हमारे पास बैक्टीरियल डिसीज़ है, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से होता है, या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से हमारे पास निमोनिया होता है। कॉजेटिव एजेंट है, वेक्टर नहीं है, कॉजेटिव एजेंट है, इसकी वजह से होता है। वेक्टर्स आर डिफरेंट, जो मैं आगे बताऊँगी। अब लोकेशन क्या होती है, एल्विलाई, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, यानी कि इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स या फिर मतलब चीज़ें शेयर करने की मदद से की वजह से जो है इन्फेक्टेड पर्सन से चीज़ें शेयर करने की वजह से हम लोग भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसको हम लोग फोमाइट बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन दिखा रहा है, एक तरीके का कनेक्शन, मतलब समझो इमेजिन करो। ठीक है। सिम्टम्स हमारे पास फीवर, हेडेक, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, क्योंकि एल्विलाई में गड़बड़ी है तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी तो होगी। एल्विलाई गेट्स फिल्ड विद अ फ्लूइड एंड प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता है। कफिंग हो जाती है, चिल्स, यानी कि वो सर्दी आने लगी है, काँपने लग जाते हैं। और लिप्स, फिंगर नेल्स, ये सारे ग्रेश टू ब्लूइश टर्न होने लगती है, यानी कि नीली पड़ जाती है, यानी इंसान नीला पड़ जाता है यार, समझो। इंसान नीला नहीं पड़ सकता, मतलब कि हो जाता है। अब नोट करने की बात यह है कि जो हमारा प्लेग, डिप्थेरा, डाइसेंटरी आर सम अदर बैक्टीरियल डिसीजेस इन द ह्यूमन, जिसके कॉजेटिव एजेंट है मतलब कि वैसे तो कॉजेटिव एजेंट एक्स्ट्रा है इसके, बट प्लेग का कॉजेटिव एजेंट है यर्सिनिया पेस्टिस। डिप्थेरा का कॉजेटिव एजेंट है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरे, बैक्टीरियम डिप्थेरे, थोड़ा बोलने में मुश्किल है, मुझे बोलना नहीं चाह रहा है। डाइसेंटरी में हमारे पास शाइजेला इज़ अ कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग दिस। शाइजेला कॉमन बैक्टीरिया होता है जो डाइसेंटरी कॉज करता है। मेरे को बस प्लेग का याद है, जो कि यर्सिनिया पेस्टिस है, क्योंकि मेरे दोस्त के नाम से है और मैं नाम नहीं लूँगी। डिप्थेरा हमारे पास है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरे। डाइसेंटरी शाइजेला या शिजेला, जो भी बोलते हो तुम लोग। देन वायरल डिसीजेज में हमारे पास कॉमन
कोल्ड आता है जिसको हम लोग राइनाइटिस भी कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट राइनो वायरस होता है, सेम नाम है राइनाइटिस राइनो वायरस। लोकेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा निमोनिया था वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट था यानी कि अल्वेलाई में था, बट कॉमन कोल्ड हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी यानी कि नेजल ट्रैक्ट या फिर मतलब नेजल कैविटी इन सब में हो सकता है। कॉमन कोल्ड है यार, छींकी तो मारनी है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसमें इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट से रिजल्ट होते हैं फ्रॉम कफ और स्नीज और थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट। सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक होगा, फीवर होगा, रनिंग नोज यानी कि सैंडा आएगा बाहर नाक से, टायर्डनेस यानी कि थकान होगी, स्नीजिंग होगी और घोड़े जैसी आवाज़ हो जाएगी, एकदम भारी होर्सनेस हो जाएगी, कफिंग, नेज़ल कंजक्शन यानी कि नाक बंद हो जाएगी। फिर जब तुम सोओगे तो यहाँ पे नाक बंद हो जाती है और फिर तुम्हें उठना पड़ता है कि हाँ नाक खुल जानी चाहिए। नेज़ल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है और सिम्टम्स जो है यूजुअली 3 से 7 दिन तक रहते हैं। उसके बाद हम लोग डेंगू पे पढ़ते हैं। डेंगू भी हमारे पास वायरल डिसीज़ है जिसका पॉजिटिव एजेंट होता है डेंगू वायरस, आरएनए वायरस, आर्बो वायरस या फिर आर्थ्रोपोड बॉर्न वायरस, कितने सारे नाम हैं इसके। डेंगू वायरस, आरएनए वायरस, आर्बो वायरस या आर्थ्रोपोड वायरस। और इसका वेक्टर ऑफ ट्रांसमिशन कोई व्हीकल नहीं होता है, कोई गाड़ी में नहीं बैठ के आया है वो, लेकिन उसकी गाड़ी है, उसका वाहन है, जैसे वाहन है उसका, जानवर है वो, जानवर नहीं इंसेक्ट है वो, जो कि है फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। सबसे पहली बात फीमेल से बच के रहना चाहिए क्योंकि फीमेल्स ही काटती हैं, मतलब कि फीमेल्स ही सबसे ज़्यादा वो करती हैं। मच्छरों में भी देखना तुम हमेशा इट्स फीमेल, आई एम अ फीमेल एज वेल, ठीक है। फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। अब मैं मॉस्किटोज़ में भी कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि हमारे पास 3 मॉस्किटो है, एडीज़ मॉस्किटो, एनाफिलीज़ मॉस्किटो एंड क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब एडीज़ मॉस्किटो हमारे पास डेंगू का है, ये साइड में लिख के रख लो, बस एडीज़ लिख लो, मैं भी लिख लेती हूँ, और डेंगू होगा जो कि है वेक्टर। अब इसमें पॉजिटिव एजेंट आरएनए वायरस है लेकिन वेक्टर हमारे पास डेंगू का वेक्टर एडीज़ मॉस्किटो है, यानी कि वो जो आरएनए वायरस है वो मॉस्किटो लेके आ रहा है, वो हमारे पास एडीज़ लेके आ रहा है। देखा, यही चीज़ होती है। मैं सोच एडीज़ रही हूँ लेकिन लिखे एनाफिलीज़ रही है, लेकिन मैंने अभी तो एडीज़ ही लिखा है। अब इसमें क्या होता है, हेडेक होता है, हाई फीवर होता है, जॉइंट पेन जो कि बिना डेंगू के भी होता ही है, बट जॉइंट पेन सीवियरली होता है, मतलब कह सकते हो। बॉडी पेन, नोजिया, वॉमिटिंग होती है और पेन अराउंड द आई बॉल, जब बहुत ज़्यादा फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तब भी होती है। स्वॉलन लिम्फ नोड्स हमारे पास यहाँ पे लिम्फ नोड्स होती हैं एंड यहाँ पे होती है, और पेल्विक गर्दन वगैरह में भी होती, मतलब कि हाँ। स्वॉलन लिम्फ नोड्स, देन रिड्यूस्ड ब्लड प्लेटलेट्स, रैशेस अपीयरेंस यानी कि रैशेस आने लगते हैं, रैशेस होने लगते हैं बॉडी पे, ये क्लासिकल डेंगू फीवर के सिम्टम्स हैं। उसके बाद चिकनगुनिया। हमारे क्लास में जब हम लोग वहाँ रहते थे चक्राता, अगर तुम्हें किसी को पता है नहीं पता, बट वो उत्तराखंड में है वो जगह, वहाँ पे एक लड़के को था चिकनगुनिया, मुझे याद है, हम लोग उससे भागते थे, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत बुरी बात होती है। पॉजिटिव एजेंट होता है चिकनगुनिया में आरएनए वायरस, अगेन आर्बो वायरस या फिर आर्थ्रोपोड नहीं है वो, आर्थ्रोपोड नहीं है, आर्थ्रोपोड है वो, ओके। आर का डिफरेंस है। वेक्टर है इसमें फीमेल एडीज़ मॉस्किटो, अगेन एडीज़ है तो ध्यान रखना। चिकनगुनिया एंड डेंगू दोनों ही एडीज़ मॉस्किटो के वो हैं साथी, ठीक है। अब ये इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगा, पैथोजन टेक देन बाइट्स हेल्दी ह्यूमन, मतलब पैथोजन लेगा फिर हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा। इसके भी सिम्टम्स है, ये सर दर्द होगा, फीवर होगा, हेडेक होगा, मतलब वही जॉइंट पेन होगा जो, और रैशेस हो जाएंगे पूरी बॉडी पे, तो वो क्या होगा अपना चिकनगुनिया। अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मॉस्किटो बोर्न डिसीजेस लाइक डेंगू एंड चिकनगुनिया। हम लोग स्टैगनेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी को रोक सकते हैं, वहाँ से रुका हुआ पानी जो है उसको जल्दी से ड्रेन आउट करवा सकते हैं या फिर कंप्लेन करा सकते हैं, बट वी लिव इन इंडिया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत कम होता है। गवर्नमेंट मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम एप्लीकेशन, यानी कि मॉस्किटो रिपेलेंट जो ओडोनिल नहीं होता, वो ओडोमोस हम लोग लगाते हैं, वो लगा सकते हैं, उसकी ऐड भी आती है। और पूरे कपड़े, आंटी तो बोलती थी, अब साइंस भी होने लगी है कि पूरे कपड़े पहनने चाहिए, बट कोई बात नहीं, यू कैन वेयर शॉर्ट क्लोथ्स, बट ओडोनिल नहीं, ओडोमोस लगा सकते हो। फिर स्प्रेड केरोसिन ऑयल ऑन इन पॉन्ड्स, केरोसिन ऑयल को पॉन्ड्स में डाल सकते हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसका PYQ भी है, जो मैंने बहुत पहले ही सॉल्व किया है, मतलब कल ही सॉल्व किया है, जो कि अंग्रेज़ी ख़राब है मेरी, क्या कहते हैं, बाहर चली गई थी, बाहर नहीं गई थी, मैं फ़ोन देखने लगी थी।
अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने चिकनगुनिया वगैरह के प्रिवेंशंस पढ़ लिए थे, तो हेलमेंथ डिसीज़ेज़ की बात करते हैं। हेलमेंथ डिसीज़ेज़, बाल भाई काटते हैं इनको। हेलमेंथ डिसीज़ेज़ में सबसे पहले एस्कैरियासिस या एस्कैरिसिस जो भी है। एस्कैरिसिस इज़ कॉजेटिव एजेंट, जिसको हम लोग, जो कि ऐश के हेलमेंथिस वाले उससे आया है, ऐश के हेलमेंथिस वाले उससे आया है। और मतलब कि फाइलम ऐश के हेलमेंथिस से आया है, जो कि है एस्कैरिस। एस्कैरियासिस कॉज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और था, टाइफाइड था अपना। अगेन एक और आ गया हमारे पास एस्कैरियासिस। पुट योर हैंड टुगेदर फॉर एस्कैरियासिस ब्रो, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है अपना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, एग ऑफ पैरासाइट्स आर रिलीज थ्रू द फीसिस, यानी कि पॉटी में की वजह से, पॉटी में वो एग्स कर देते हैं, और जब वो मतलब कि अनट्रीटेड पॉटी फीसिस जब पौधों वगैरह में जाती है, तो वो पौधों के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर ऑब्जॉर्ब हो जाती है, ऑब्जर्व नहीं ऑब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर जब वो हमारे पेट में जाती है तो हमें एस्कैरियासिस हो जाते हैं, इनफेक्ट अ हेल्दी पर्सन। देन सिम्टम्स क्या है? मस्कुलर पेन होता है, यानी कि मसल से पेन होता है, फीवर होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारे यूनिक पॉइंट बताया, जैसे कि हमारे पास टाइफाइड में था कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाती है, और वैसे इसमें है एस्कैरियासिस में ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज हो जाता है एंड इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद व्यूशरेरिया या एलिफेंटियासिस या फिलारियासिस पता होगा, जो कि है फिलेरियल वर्म से होता है, जिसको हम लोगों ने व्यूशरेरिया ब्रोंकफाइटी कहा है, या फिर व्यूशरेरिया मालायी कहा है। अगेन ये एस्केलमेंथस फाइलम से आया, फिलेरियल वर्म कहते हैं। लिम्फेटिक वेसल में होता है कोरियोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है ओवर द ईयर्स, और ये लोअर बॉडी डिसीज है व्यूशेरेरिया। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो में हमारे पास डेंगू एंड चिकनगुनिया था, याद करो। अब क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो हमारा व्यूशेरेरिया है, याद रखना। उसके बाद यूजुअली अफेक्ट करता है लोअर बॉडी पार्ट्स को, लेग या स्क्रॉटम हो गया मेल्स के अंदर। फिर इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फ, ब्लॉक करता है ये लिम्फेटिक वेसल्स को। स्वेलिंग हो जाती है उस इन्फेक्टेड एरिया की, ड्राई रिंकल्ड स्किन हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको एलिफेंट्स फुट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई स्किन एलिफेंट जैसा पैर हो जाता है। इसका डायग्राम भी है अपने एनसीईआरटी बुक में, मतलब की पिक्चर भी बनी हुई है, बहुत गंदी पिक्चर है वो। रिंग वॉर्म हमारे पास फंगल डिसीज़ में आता है। एक ही फंगल डिसीज़ का एग्जाम्पल हमारे पास रिंग वॉर्म है, जो कि बहुत सारे मैनी फंगस बिलोंगिंग टू जेनरा माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन। ये मैंने एग्ज़ाम में गलत किया था, मुझे याद है, पता नहीं मैंने क्या लिखा था, लेकिन वो किसी और चीज़ का एग्जाम्पल था, याद नहीं आ रहा। पर माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन, ये मैंने फर्स्ट वर्ड सही लिखे थे, लेकिन लास्ट वर्ड कुछ और लिखे थे, जो कि कोई और चैप्टर के थे। अब मुझे वो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा क्या है। अब मेरे को ये याद है, वो मैं भूल गई, ये मुझे याद है। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन आर द पॉजिटिव एजेंट। लोकेशन जो है स्किन पे होता है, स्पेशली ग्रोइन एरिया बिटवीन द स्किन फोल्ड्स, नेल्स, या फिर जो फुट होता है उसके उंगलियों के बीच में, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर रहता है गर्मियों के अंदर। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है टॉवल्स यूज़ करना, क्लोथ्स यूज़ करना दूसरों के, कॉम्ब, यूटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, एंड कैन बी एक्वायर्ड बाय सॉइल एज वेल। सॉइल की वजह से भी हो सकता है, सॉइल एंड एयर, एंड जब जनरली मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में, तब भी हो जाता है। सिम्टम्स है कि लीसेंस डैमेज हो जाते हैं इन्फेक्टेड एरिया में, लीसेंस फॉलोड बाय इंटेंसिव इचिंग होती है, खुजली होती है, बंदर बन जाते हो तुम लोग, ड्राइनेस हो जाती है। हीट एंड मॉइस्चर हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ फंगस, हीट एंड मॉइस्चर फंगस की ग्रोथ में हेल्प करता है। प्रोटोजोअन डिसीजेज, जिसमें हमारे पास अमीबियासिस, जिसको हम लोगों ने, पहले वाला एस्कैरियासिस था, याद रखना। अब ये अमीबियासिस है, जिसको हम लोगों ने अमीबोइक डाइसेंटरी कहा है, जो कि होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो इसकी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी, अब याद है मुझे, जबकि अभी ज़रूरी नहीं है याद करना, जब यह ज़रूरी था तब तो मेरे को याद नहीं थी। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लोकेशन है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास टाइफाइड था, एस्कैरियासिस था। लार्ज इंटेस्टाइन में अपने पास है अमीबियासिस या अमीबियासिस, जो भी है ये। उसके बाद सिम्टम्स की बात करें तो एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, कॉन्स्टिपेशन, स्टूल, एक्सेसिव म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स कैन बी सीन इन द पॉटी। ओके, उसके बाद मलेरिया की बात करें, मलेरिया भी हमारे पास प्रोटोजोआन डिसीज़ है, जिसका कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम वोल्वॉक्स।
फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। अब क्यूलेक्स मॉस्किटो था हमारे पास, डेंगू के लिए नहीं था। डेंगू के लिए हमारे पास एडीज मॉस्किटो था, चिकनगुनिया के लिए भी हमारे पास एडीज मॉस्किटो था, क्यूलेक्स मॉस्किटो हमारे पास व्यूशेरेरिया के लिए था, एंड एनाफिलीज मॉस्किटो हमारे पास वो मलेरिया के लिए। और सारे की सारी फीमेल्स ही हैं, याद रखना सारी की सारी औरतें हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पास टाइफॉइड में था, अमीबियासिस में था, एस्कैरियासिस में था, अमीबियासिस में इट्स लार्ज इंटेस्टाइन। होस्ट, अब मलेरिया की बात करते हैं, वो तो मैंने वो ये सब तो होता रहेगा। कॉजेटिव एजेंट जो है मलेरिया का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो कि वेक्टर की तरह काम करता है। होस्ट प्लाज्मोडियम होता है, रिक्वायर्ड टू होस्ट डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है। प्राइमरी होस्ट जो होता है मॉस्किटो होता है, सेक्सुअल स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है अपना सेक्सुअल स्टेज प्राइमरी होस्ट में यानी मॉस्किटो के अंदर कंप्लीट करता है। सेकेंडरी होस्ट में ह्यूमन के अंदर ए सेक्सुअल स्टेज वाला लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है वो अपना। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की बात करें तो मॉस्किटो जो है बाइट करता है हेल्दी ह्यूमन को, रिलीज करता है स्पोरोजोइड को इन्फेक्टेड स्टेज को इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन, फिर थ्रू द ब्लड स्ट्रीम इट एंटर्स इनटू द लिवर, एसेक्सुअली डिवाइड करता है, मल्टीपल फिजन होता है, इंक्रीज इन नंबर होता है, बर्स्ट करता है हिपैटोसाइट्स, हमारे लिवर के सेल्स को हम लोग हिपैटोसाइट्स कहते हैं, जो कि री एंटर करता है और कुछ में री एंटर भी कर जाता है टू इन्फेक्ट अगैन एंड मोस्टली एंटर इनटू द एंड देन मोस्टली ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर घुस जाता है। अब जब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाता है प्रॉब्लम तब से शुरू होने लगती है, क्योंकि तब ये एसेक्सुअली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। एसेक्सुअली इनकी प्रोजेनी बढ़ती है। ऑल्सो ये फीड करते हैं ऑन हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से प्रोटीन जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है हमारा ब्लड के अंदर वो यूटिलाइज हो जाता है एंड हीम जो है कन्वर्ट हो जाता है हीमोजोइन, जो कि एक टॉक्सिक पार्ट होता है। प्रोटीन ग्लोबिन प्रोटीन हमारा ख़त्म हो जाता है, हीम पार्ट टॉक्सिक बन जाता है, हीमोजोइन बन जाता है। अब हीमोजोइन में पैथोजन है, प्रोजेनी है। अब ये बर्स्ट करेगा आरबीसी को, पैरासाइट रिलीज होगा इनटू द प्लाज्मा अलॉन्ग विद हीमोजोइन जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा फीवर में। यानी कि जैसे ही ब्लड फटेगा आरबीसी फटेगी वैसे ही फीवर आ जाएगा। दैट्स इट। फिर ये री एंटर करेगा आरबीसी के अंदर और कन्वर्ट करेगा इनटू मेगागामीटोसाइट एंड माइक्रोगामीटोसाइट। मेगागामीटोसाइट फीमेल है, माइक्रोगामीटोसाइट मेन है। अब ये स्टेजेस अपटेक करेंगे अपटेक किए जाएंगे बाय ऑन द बाइट ऑफ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, यानी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो उसी इंसान पे जाएगी और अपने सेक्सुअल स्टेजेस को ले लेगी, फिर अपने मिड गट के अंदर अपने पेट के अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी ऑफ मॉस्किटो। मेगागामीटोसाइट कन्वर्ट इनटू ओवम एंड माइक्रोगामीटोसाइट कन्वर्ट इनटू स्पर्म। और ये कन्वर्जन वो सिर्फ स्टेज लेके जाती है, कन्वर्ट मेल एंड फीमेल में वो अपने मिडगट के अंदर ही करवाती है और वहीं पे कन्वर्ट भी होगा, वहीं पे फ्यूजन भी हो जाएगा। स्पर्म एंड ओवा फ्यूजेस टू फॉर्म जाइगोट व्हिच फर्दर डेवलप्स इनटू स्पोरोजोएट स्टोर्ड इन द मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड। और फिर ये फिर से साइकिल वहीं से होगी, मॉस्किटो हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा। ठीक है। अब प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया आर वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम कॉज करता है डेडलीस्ट मेलिग्नेंट सेरिब्रल मलेरिया को, जो कि फेटल हो सकता है। मेलिग्नेंट सेरिब्रल सबसे फेटल मलेरिया होता है फाल्सिपेरम का। अब हम लोग बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी ये तो हमारे डिसीज़ सर्जरी के बाद में था। इम्यूनिटी हमारा सबसे पहला पार्ट है, ये 3 पार्ट में है ये चैप्टर, इम्यूनिटी, ये वाली डिसीजेज एंड देन हमारे पास ड्रग्स वगैरह का जो पार्ट है बचा है। इम्यूनिटी की बात करें तो एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिसीज कॉजिंग एजेंट, उसको हम लोगों ने इम्यूनिटी का। इम्यूनिटी इन्नेट हो सकती है, एक्वायर्ड हो सकती है। इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ, इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है, रिएक्ट करती है सिमिलर वे टू ऑल कॉजेटिव एजेंट, यानी कि ये किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। ये फेमिनिस्ट है, इन्नेट इम्यूनिटी हमारी फेमिनिस्ट है क्योंकि किसी के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है। नो मेमोरी ऑफ प्रीवियस, यार मैं ऐसा मत होना कि फेमिनिस्ट सच में समझ लो, ये जस्ट एक टर्म मैं ऐसे मजाक में बोल रही हूँ। उसके बाद है इसकी कोई मेमोरी नहीं जनरेट होती, यानी कि ये अपने अंदर कोई इननेट मेमोरी के बारे में कोई मेमोरी नहीं रखता है ऑफ प्रीवियस इनकाउंटर इन्फेक्शंस। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी गेन की जाती है ड्यूरिंग लाइफ टाइम, यानी कि तुम जब तक जीवित हो तब तक तुम लोगों ने कितनी बीमारी अपने अंदर ली है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। हाईली स्पेसिफिक होती है, मेमोरी क्रिएट होती है, प्रीवियस इनकाउंटर से याद रखती है ये ब्रेक। नो कॉन्ट्रोवर्सीज। इन्नेट इम्यूनिटी की बात करें तो इट इज़ स्टडीड अंडर 4 बैरियर्स: फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल,
सेल्युलर साइटोकाइन, फिजिकल फिजियोलॉजिकल, फर्स्ट लाइन ऑफ बैरियर, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. Then cellular cytokine, second line of defense, second line of defense, first line of defense, physical physiological, cellular cytokine, second line of defense. अब फिजिकल बैरियर्स में बात करें तो फिजिकल बैरियर्स में स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, कोटिंग ऑफ म्यूकस कोटिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट. प्रिवेंट्स करता है फिजिकल एंट्री ऑफ डिसीज कॉजिंग एजेंट को. फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारे पास HCl इन स्टमक होता है, सलाइवा होता है एंड दैट्स इट. लाइजोजाइम एंटीबैक्टीरियल, टीयर्स होते हैं हमारे पास, सलाइवा, ऑल दीज प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ. फिर सेल्युलर बैरियर्स होते हैं, सर्टेन टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, WBCs लाइक पॉलीमॉर्फो ल्यूकोसाइट्स, PMNL, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. ये दो तरीके के सेल्स होते हैं जो हमें सेल्युलर बैरियर प्रोवाइड करते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स, टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स होते हैं. अगेन मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रोब्स को, मैक्रोफेजेस. साइटोकाइन बैरियर की बात करें तो सम वायरली इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन जिनको हम लोग इंटरफेरॉन्स कहते हैं ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को फ्रॉम द वायरल इन्फेक्शन. उसको हम लोगों ने साइटोकाइनेंस बैरियर कहते हैं. एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ गेन्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, हाईली पैथोजन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं बाय द मेमोरी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हमारे पास ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है. ह्यूमोरल इम्यूनिटी में हमारे पास फ्लूइड होता है एंड बीटा सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, फ्लूइड हमारा ब्लड होता है. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे पास T सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करें, B सेल होगा, एंटीबॉडी होगी उसके अंदर, इम्यूनोग्लोबुलिन होगा उसके अंदर, एंटीजन पैथोजन आएगा. अपॉन एनकाउंटरिंग ऑफ द एंटीजन B सेल्स डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने आपको दो हिस्सों में, प्लाज्मा B सेल्स एंड मेमोरी B सेल्स. प्लाज्मा B सेल्स जिनको हम लोगों ने इफेक्टर B सेल कहा है वो सिक्रीट करेंगे एंटीबॉडी को. मेमोरी B सेल्स स्टोर करेंगे मेमोरी को, मतलब बनाएंगे अपनी मेमोरी फॉर द फ्यूचर यूज. इफ बॉडी इनकाउंटर्स सम पैथोजन नेक्स्ट टाइम दीज मेमोरी सेल विल वर्क. उसके बाद हम लोग आते हैं, बाद में आएंगे, अभी मुझे जाना है. वो क्या कहते हैं, हम लोग कैंटीन से आए थे, मतलब पापा आए थे तो मैं वो सामान देख रही थी. ओके गुड. अब लोग प्राइमरी इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे. एक मिनट यार, बार बार मैं डिस्टर्ब हो जा रही, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है. एक तो यहाँ से ऐसे पट्टा बांधा हुआ है मैंने. लेट्स गो. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो जब बॉडी इनकाउंटर करती है पैथोजन को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इट टेक्स टाइम टू रिस्पॉन्ड एंड डिफ्रेंशिएट. उसको हम लोगों ने प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कहा है क्योंकि ये लो होता है, लो इंटेंसिटी होती है एंड पहली बार क्या होता है, पहली बार इम्यून रिस्पॉन्स होता है. फिर सेकेंडरी एनामेनिस्टिक रिस्पॉन्स इसको हम लोग कहते हैं. सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिसिटेट, मतलब जो भी है अच्छा सा शब्द लगा लेना, अ हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है एज इट हैज़ मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर. क्योंकि इसके पास फर्स्ट इनकाउंटर की मेमोरी होती है तो फिर वो बार बार इंटेंसिफाई करता जाता है. उसके पास मेमोरी होती है, उसको पता है कि कैसे किस डिसीज़, मतलब कौन से पैथोजन पे किस तरीके के लिए एक्शन चाहिए. तो ये फास्ट होता है, हाई इंटेंसिटी होती है. फिर एंटीजन की बात करें, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या पार्टिकल विच स्टिमुलेट द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, उसको हम लोगों ने एंटीजन कहा. यानी कि दुश्मन, एंटीजन हमारा दुश्मन है, एंटीबॉडी हम खुद हैं. हमें स्टिमुलस प्रोवाइड करने वाला कोई भी इंसान वो हमारा दुश्मन होगा. यानी कि एंटीबॉडी की एक ऐसी तरीके का फॉरेन सब्सटेंस जो हमें छेड़ दे, यानी कि एंटीबॉडी को छेड़ दे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन होने लगे, गुस्सा आने लगे, तो उसको हम लोगों ने एंटीजन कहा है. एंटीबॉडी यानी कि अब हमारे बारे में जानते हैं. एंटीबॉडीज नेचर इज़ प्रोटीनिशियस, प्रोटीन के बने होते हैं, हम लोग बहुत स्वीट होते हैं. ईच एंटीबॉडी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H2L2, यानी कि 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन. H2 2 हैवी चेन, L2 2 लाइट चेन. हैवी चेन का मतलब है 50 किलो डेल्टन का वेट होगा एंड 2 लाइट चेन है, उसकी आधी है तो फिर आधी है तो 25 किलो डेल्टन इसका वेट होगा. एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स. N टर्मिनल होता है, C टर्मिनल होता है. ऐसे
करके बना होता है, ये ऐसे करके बना होता है वाई शेप में, जिसमें ये वाला जो एंड होता है वो एन होता है, ये वाला सी होता है। अब ये एन में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, इधर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, इधर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि हर जगह डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। अब ये कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं? आई थिंक 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। इसमें लिखा नहीं है मेरे सामने, ये नहीं लिखा है, तो 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं मोस्ट प्रॉबेबली। उसके बाद हमारे पास लाइट चेन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, अंदर की तरफ हम लोग 2 हैवी चेन बनाएंगे, बाहर की तरफ 2 लाइट चेन बनाएंगे। एंटीजन बाइंडिंग साइट हमारी एन टर्मिनल पे होगी, जिसको हम लोग ने पैराटोप कहा है, एंटीजन लाइट चेन। पैराटोप जो है प्रेजेंट होती है बिटवीन हैवी चेन एंड लाइट चेन, प्रेजेंट टूवर्ड्स द एन टर्मिनल। फिर ठीक है, बस इतना। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास IgA, IgG, IgB, IgB नहीं होता है कुछ भी, IgG, AMED, GAMED, GAMED, GAMED। G मैक्सिमम अमाउंट होता है, 80% होता है, मोनोमर होता है, क्रॉस करता है प्लेसेंटा का बैरियर को, यानी कि जीवन देते समय जब माँ अपने बच्चों को IgG देती है, उसको हम लोगों ने IgG कहा है। 80% होता है, ये मोनोमर होता है, एक ही चीज़ दे सकती है, मोनोमर है। फिर उसके बाद IgA 10 से 15% होता है, डाइमर होता है। अब जीवन में उसके बाद कुछ बड़ी चीज़ होती है, थोड़ी सी बड़ी चीज़ होती है, ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं होती, इसलिए डाइमर होता है। ये प्रेजेंट होता है सिक्रीशंस ऑफ सलाइवा, म्यूकस, कोलेस्ट्रॉम वगैरह में IgA होता है, ये पूछा जाता है। IgM 5 से 10% अब कम हो जाती है, जैसे तुम टीनेज ईयर में आने लगते हो, तुम्हारा दिमाग खराब होने लगता है। IgM सिक्रीट करता है हाई अमाउंट ऑफ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, पेंटामर होता है, लेकिन ये मतलब कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, प्रोडक्ट बहुत कम, समझ रहे हो, काइंड ऑफ लाइक दैट। अब IgE लेस देन 1%, जैसे जैसे तुम एडल्ट होते हो तब तो पूरा ही बेड़ा गर्क हो जाता है, लेस देन 1% होता है इसका अमाउंट, सिक्रीट करता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। IgD लेस देन 1%, मोनोमर फिर से आ जाता है, हम लोग अननोन फंक्शन होता है IgD का, बस ये याद रखना है कि ये लेस देन 1% होता है और मोनोमर होता है। उसके बाद सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारे टी सेल्स की वजह से होती है, TH, TC, TS एंड मेमोरी टी सेल्स। TH की बात करें तो हमारे पास हेल्पर टी सेल्स आते हैं, ये सेल सिक्रीट करते हैं केमिकल्स को जो कि सिग्नल करते हैं बी सेल को एंड डिफ्रेंशिएट करते हैं TC सेल्स को, मतलब कि बी सेल्स को टू डिफ्रेंशिएट, मतलब कि दोनों बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स को सिग्नल करता है ताकि वो अपने एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर सके, और TC सेल्स को परफॉर्म करने के लिए परमिशन दे देता है हेल्पर टी सेल। TC सेल साइटोटॉक्सिन टी सेल या किलर टी सेल उसको हम लोग बोलते हैं, पोटेंशियल मतलब कि ये मारता है, सुपारी ये सुपारी दी हुई TH इसको सुपारी देता है और ये मारता है, ये अपना काम कर देता है, इसको लाख रुपए मिल जाता है। उसके बाद TS सप्रेसर टी सेल, ये सप्रेस करता है TC एंड TH को, जो रेगुलेट करता है एक्टिविटी को। मेमोरी टी सेल जो है स्टोर करता है मेमोरी को फॉर द फ्यूचर। ग्राफ्ट रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ इसमें नहीं है, ये हमारे पास माइक्रोब्स में वाले चैप्टर में भी है। बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन दीज मस्ट बी मैच्ड, यानी कि दीज मस्ट बी मैच, कौन कौन से? ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, टिश्यू मैच होना चाहिए, MHC मैचिंग यानी कि मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स मैच होना चाहिए, तब जाके ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होगा। सेल्स, ऑन सेल्स देयर आर सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन, जिनको हम लोगों ने 2 टाइप से MHC कहते हैं, जो कि 2 टाइप के होते हैं, MHC1, MHC2। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ MHC। When organ transplantation is done, MHC is matched. Organ transplantation हो जाता है, MHC मैच किया जाता है. Once organ is transplanted, if there is any slight mismatching, cell mediated immunity is responsible for graft rejection. After graft transplantation, patient has to take immunosuppressant all her or his life, throughout his or her life. Active and passive immunity. Active immunity, passive immunity. In response to pathogen, body itself actively synthesize antibodies against it. Takes time to respond. Effect is long lasting. Passive, body passively receives antibodies. फास्ट रिस्पॉन्स होता है, इफेक्ट करता है शॉर्ट टर्म में, इफेक्ट हो जाता है, इसका शॉर्ट टर्म इफेक्शन होता है। जैसे कि कोलेस्ट्रॉम जो है,
ए वाली एंटीबॉडी जो हमारी कोलेस्ट्रॉम की मदद से आती है वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है। स्नेक वेनम इज़ एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी उसको बना के दिया हुआ है। सॉरी, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगी कि स्नेक वेनम भी पैसिव होता है, एक्टिव नहीं होता है। ये याद रखना, मैं भूल गई हूँ, मेरे को डाउट तो था, मैं कह सकती हूँ, मैंने बस जोश जोश में बहुत जल्दी बोल दिया, मैंने अभी चेक किया है गूगल पे। तो वो पैसिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है। अगर मैं फिर भी गलत हूँ तो प्लीज़ बता देना कमेंट्स में कि वो एक्टिव होता है कि वैसे होता है, मुझे पता चलेगा कि स्नेक वेनम क्या होता है। मैं इसमें बहुत कंफ्यूज होती हूँ। एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होता है। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी जो है, जब हम लोग नेचुरली कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी डिसीज़ कॉजिंग एजेंट के और बॉडी सिंथेसाइज करना शुरू कर देती है हमारे पास एंटीबॉडीज़ को। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में वैक्सीनेशन एक गुड एग्जांपल है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में, जहाँ पे हम लोग इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द बॉडी, जिसके जैसे बॉडी मेक्स अपने अंदर एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। जैसे टेटनस के इंजेक्शंस लगते हैं और टाइफाइड के इंजेक्शन लगते हैं कि किसके इंजेक्शन लगते हैं, मतलब बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो IgG क्रॉसिंग प्लेसेंटा, IgA इन कोलेस्ट्रॉम रिसीव्ड नेचुरली फ्रॉम द मदर टू fetus in the baby is natural passive immunity. Artificial passive immunity, ready-made performed antibodies given to the patients. Example, anti-venom against snake venom required by sapolibite. ये मैम ने लिखा हुआ है। ATS एंटी टेटनस सीरम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी टेटनस सीरम। ATS आर्टिफिशियल में आता है। वैक्सीनेशन, इन वैक्सीन्स whole organism is either weakened or heat killed protein of pathogen etc can be used in such a way that it does not cause disease but activates the immune cells to produce antibodies। ये रिजल्ट करता है इम्यूनाइजेशन में। उसके बाद सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, अच्छा फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स की बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स में हमारे पास पूरा ऑर्गेनिज्म यूज़ किया जाता है, किल्ड या फिर लाइव ज़िंदा ही यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर वो ज़िंदा है तो वो वीक होगा, एटीन्यूएटेड होगा। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन्स में हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या टॉक्साइड होता है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन को हम लोग बोलेंगे कि जो प्रोटीन टॉक्सिन एक्सप्रेस किए जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ पैथोजन, उनको बनाया जाता है यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इनसाइड ईस्ट या बैक्टीरिया। एग्जाम्पल हमारे पास हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जो कि ईस्ट है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस सिक्रीटेड बाय पैथोजन इज यूज्ड एज अ वैक्सीन, उसको हम लोगों ने टॉक्सॉइड कहा है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन जो है DNA वैक्सीन यूज़ करती है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजीज़ को। पैथोजेंस DNA कैन बी यूज एज अ वैक्सीन, यानी कि जो पैथोजन DNA होता है वो वैक्सीन की तरह यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस B वैक्सीन। एलर्जी पे आते हैं, कितना बचा है। एलर्जी है अपना लिम्फोइड ऑर्गन, एड्स, कैंसर, ड्रग्स, अल्कोहल। नींद आ रही है। Do my mask on. Yeah, like this. Okay. हेलो, वेलकम बैक। क्योंकि अभी मैं बीच में चली गई थी और मैं बीच में सो भी गई थी। एक चैप्टर में कंसिस्टेंसी नहीं पढ़ रही, 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे, बट कोई बात नहीं। हम लोग एलर्जी पे आ गए थे, आई थिंक। एलर्जी, देन वी आर सिम्टम्स, लिम्फोइड ऑर्गन्स। ओके, बस ख़त्म ही होने वाला है। एलर्जी की बात करें, एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एलर्जेंस, एलर्जी कॉजिंग एजेंट्स, उसको हम लोग एलर्जी कहते हैं। अब पोलन, एनिमल डैंडर, माइट्स एंड डस्ट एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास एलर्जी कॉज करने वाले होते हैं। देन ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन IgE, एलर्जी IgE, तो याद रखना एलर्जी IgE वाली एंटीबॉडी होती है जो कि स्टार्ट होती है इंक्रीज इन नंबर एंड सिंथेसाइज करती है फ्रॉम प्लाज्मा B सेल। व्हेन एलर्जन एंटर करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इट बाइंड्स टू द IgG ऑन B सेल्स और प्रोड्यूस करती है IgE को, यानी कि IgG से B सेल्स के IG से बाइंड करती है एंड IgE प्रोड्यूस करवाती है। IgE इन टर्न बाइंड करती है मास्ट सेल से एज वेल एज बेसोफिल से और सेंसिटाइज कर देती है उसको।
यानी कि मास्ट सेल से एज वेल एज बेजो सेल से बाइंड करेगी एंड सेंसिटाइज कर देगी और एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा। सिम्टम्स क्या है? स्नीजिंग होगी, वाटरी आइज होगी, रनिंग नोज होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। टू रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी ड्रग्स यूज्ड आर एंटीहिस्टामिन्स, एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनालिन जो हम लोग पढ़ते हैं, देन स्टेरॉइड, कॉर्टिसोल, ये रिड्यूस करते रिस्पॉन्स को, एलर्जिक रिस्पॉन्स को। एंटीहिस्टामिन हिस्टामिन नहीं होता, एंटीहिस्टामिन, एपिनेफ्रिन जिसको हम लोगों ने एड्रीनलिन भी कहा है, स्टेरॉइड, कॉर्टिसोल। एग्जाम्पल, हे फीवर, एलर्जिक रिएक्शंस ड्यू टू पोलन, अस्थमा, it is spasm, wider contraction in smooth muscles और bronchi and bronchioles। अब नोट करने की बात यह है कि जो मॉडर्न डे लाइफ में लाइफ स्टाइल है हैज़ रिजल्टेड इन लोअरिंग द इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंट। ऑटो इम्यूनिटी आती है उसमें। अब हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी में आर इम्यून सिस्टम acquired has the property to discriminate between ourself and the non-self cells, but when its power is lost due to the genetic or any other unknown reason, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सेल जो है हमें ही खुद को अटैक करने लग जाता है, यानी कि खुद ही के पैर में कुल्हाड़ी मारने लगता है, तब उसको हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस और ग्रेव्स डिसीज एंड रिमेटॉइड एरिथ्राइटिस। माइस्थीनिया ग्रेविस, ग्रेव्स डिसीज एंड रिमेटॉइड एरिथ्राइटिस हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एलर्जन एंटर करता है आईजीई फ्रॉम बी सेल, आईजीई बाइंड करता है मास्ट सेल से, सेंसिटाइज कर देता है मास्ट सेल को। ये मैंने बता दिया, बस डायग्राम्स के उसमें बना लिखा हुआ है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें, ऑर्गन वेयर ओरिजिन एंड और मैच्योरेशन एंड प्लोरिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स अकर, उसको हम लोगों ने लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहा है। अब लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो सकते हैं, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो सकते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स वेयर प्रोडक्शन एज वेल एज मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस। जैसे कि बोन मैरो हो गया, जिसमें हमारे पास बी सेल्स एंड टी सेल्स दोनों तरीके के दोनों प्रोड्यूस होते हैं। थाइमस में टी सेल्स जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग उसको टी सेल्स बोलते हैं, और हमारे पास और बी सेल्स जो होते हैं वो बोन मैरो के अंदर ही रह जाते हैं, उसको हम लोगों ने बी सेल्स कहा है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स यानी कि दीज आर द साइट्स वेयर लिम्फोसाइट्स इनकाउंटर द पैथोजन। यार प्लीज अभी मत खाओ यार। अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। धीरे बोले यार, क्लास ले रही हूँ मैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो दीज आर साइट्स जहाँ पे लिम्फोसाइट्स इनकाउंटर करते हैं पैथोजन को। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, जिसका एग्जांपल है हमारे पास स्प्लीन, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पियर्स पैचेस, माल्ट। स्प्लीन जो है एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कंटेन करता है लिम्फोसाइट्स एंड फैगोसाइट्स को कंटेन करता है, एक्ट करता है एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग ब्लड बॉर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म। रिजर्वॉयर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स होता है। टॉन्सिल्स की बात करें, टॉन्सिल्स है, फिर अपेंडिक्स है, पियर्स पैचेस है, माल्ट है। माल्ट का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, जो कि है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। It makes up 50% of the entire lymphoid tissue, जो कि प्रेजेंट होता है along the mucous lining of respiratory tract, GI tract, gastrointestinal tract, यानी कि 50% हमारे पास हमारी बॉडी में माल्ट ही होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग लिम्फैटिक टिश्यू, जो कि ट्रैप करते हैं पैथोजेंस को जो कि लिम्फ के अंदर प्रेजेंस होते हैं, उसको हम लोगों ने लिम्फ नोड्स कहा है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को हम लोगों ने एड्स कहा है, जो कि गेन किया जाता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम। इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है क्योंकि इम्यूनोडेफिशिएंसी है। सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं जिसको हम लोगों ने सिंड्रोम कहा है। कॉजेटिव एजेंट HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, रेट्रोवायरस RNA। एड्स वाज द फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981 इन होमोसेक्सुअल्स। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अरे मैं क्लास ले रही हूँ कुत्ते। मोड ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट मदर टू फीटस हो सकता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, फ्रॉम इन्फेक्टेड नीडल्स या सीरेंजेस हो सकता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हो सकता है। अब HIV की बात करें। HIV का, प्लीज़ यार चुप। HIV का स्ट्रक्चर है हमारे पास जिसके अंदर इंटरगेस होता है जो कि एंजाइम है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 2 होते हैं,
सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए 2 होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी हमारे पास एंजाइम है, फिर P24 इनसाइड होता है, P17 आउटसाइड होता है, प्रोटीन कैस्पिड होता है, देन GP120 ग्लाइकोप्रोटीन होता है, लिपिड बाइलेयर होती है, याद रखना लिपिड बाइलेयर होती है हमारे पास एड्स के HIV में। रेप्लिकेशन ऑफ HIV कैसे होगा? HIV एंडो मम्मा HIV जो है एंडोसाइटोसिस ऑफ RNA करेगा, एंजाइम करेगा, सेल्स के अंदर एंटर करेगा, एंडोसाइटोसिस करेगा ऑफ RNA एंड एंजाइम, सिंगल स्टैंडर्ड RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके सिंगल स्टैंडर्ड DNA cDNA बनाएगा, और फिर वो सिंगल स्टैंडर्ड DNA डबल स्टैंडर्ड DNA बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA है ये जाएगा हमारे पास विद द हेल्प ऑफ इंटेगेस, वायरल DNA इज अटैच टू द होस्ट DNA, होस्ट के DNA के साथ अटैच होगा न्यूक्लियस के अंदर जाके, और फिर वो वायरल DNA ट्रांसक्राइब होके आएगा वायरल mRNA बन के, वायरल प्रोटीन की फॉर्मेशन होने लग जाएगी, नई वायरल प्रोजेनी की फॉर्मेशन होगी, और फिर वो एक्सोसाइटोसिस सेल से बाहर आएगा और बाकी सेल्स को भी इन्फेक्ट करेगा। Several NGOs, non-governmental organizations, and NACO, National AIDS Control Organization, are doing a lot to educate the people about AIDS. उसके बाद नोट करने की बात ये है कि मैक्रोफेज एक्ट करते हैं एज अ फैक्टर ऑफ HIV where it replicates in huge amount. TH, helper T lymphocyte cells are simultaneously attacked, hence their number reduces from 1200 millimeter cube blood to 200 millimeter cube. TH रिड्यूस करता है इम्यूनोडेफिशिएंट अपॉर्चुनिटिस्टिक, मतलब कि टी हेल्पर सेल्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं एड्स में, ये मतलब है इसका, जिसकी वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्म, फंगल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है। नोट करने की बात यह है कि वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को बनाया जाता है। ट्रीटमेंट करने की बात ही आती है तो ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रेट्रो ड्रग्स इज पार्शली इफेक्टिव, यानी कि दे कैन प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ पेशेंट बट कैन नॉट सेव हिम, यानी सेव हिम और हर। यार धीरे बोल लो यार। यानी कि एड्स में जब होता है, जब दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं तो सिर्फ लाइफ स्पैन बढ़ती है बट मरना पॉसिबल है। प्रिवेंशन एंड क्योर की बात करें, अच्छा ट्रीटमेंट हो गया है, मरना पॉसिबल, मरना तो है ही, अब वो बस थोड़ी लंबी लाइफ स्पैन होगी। प्रिवेंशन एंड क्योर कर सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं हम लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स को, चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ इन डाउट गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड उसका चेकअप करवाओ अपने एज का। उसके बाद हमारे पास हु हैज स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, WHO has started a number of programs to prevent the HIV infection, which includes making blood banks safe from HIV, using disposable needles and syringes, free distribution of condoms, advocating safe coitus and promoting regular checkup for HIV and suspectable population, controlling drug abuse control करने के लिए। Diagnosis कैसे होता है? There is a time lag between the infection and the appearance of symptoms which vary from few months to many years. A widely used diagnostic test for AIDS is ELISA, which is enzyme linked immunosorbent assay, which is an antigen antibody test. PCR can also be done when viruses are less. अब हम लोग बात करेंगे कैंसर की। वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिसीज कॉजिंग डेथ्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कैंसर। प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर ये कि ये अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल्स की डिवीजन करवाता है। कैंसर सेल जो है तब होता है जब हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो अपनी एक प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को खो देते हैं और डिवाइड होते रहते जिसकी वजह से बहुत बड़ी कॉलोनी सी बनने लगती है। दे आर इमॉर्टल यानी कि नेचुरल सेल डेथ एपोप्टोसिस इज़ नॉट सीन, मरते ही नहीं है ये वाले सेल्स। अब हमारे पास कॉज ऑफ कैंसर से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ट्यूमर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे पास 2 टाइप के ट्यूमर आते हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर में मास ऑफ सेल लोकलाइज्ड होता है एक सर्टेन प्लेस पे, मूव नहीं करता है, नॉन कैंसरस होता है, उसको एक जगह से निकाल के हम लोग हटा सकते हैं बस सीधा। बट मेलिग्नेंट ट्यूमर इज़ व्हेन केसेस
बिकम सीवर, क्योंकि अब वो पूरी बॉडी में फैलने लगता है। जब कैंसर पूरी बॉडी में फैलने लगता है तब उसको हटाना इज़ अ बिट मोर डिफिकल्ट। हमारे पास ब्लड में नियोप्लाज्म, जो कैंसर ट्यूमर होता है, सेल्स विद इन आर कॉल्ड एज नियोप्लास्टिक सेल्स, वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड से होते हुए पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, जिसको इस प्रॉपर्टी को हम लोग मेटास्टेसिस भी कहते हैं। कैंसरस सेल्स होता है। अब नोट करने की बात यह है कि कैंसरस सेल्स एंटर न्यू प्लेस वेयर न्यू ब्लड वेसल्स आर फॉर्म्ड एंड compete with नॉर्मल सेल्स फॉर न्यूट्रिशन, जिसकी वजह से जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है एंड कैंसरस सेल डोमिनेट करने लगते हैं। अब कॉज ऑफ कैंसर में हमारे पास कार्सिनोजेंस आते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं। कार्सिनोजेंस फिजिकल एजेंट्स, रेडिएशंस लाइक एक्सरे, वाई रेज, आयोनाइजिंग रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेज लाइक यूवी रेज, जो कि सन से आती है, उससे हमें कैंसर हो सकता है। केमिकल एजेंट जैसे कि कैंसर कॉजिंग केमिकल्स लाइक वन प्रेजेंट इन टबेको लाइक एक्सेट्रा। एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमारे पास HPV, ह्यूमनो पेपिलोमा वायरस, HBV कंटेन वायरल ऑन्कोजन जीन्स, सेलुलर ऑन्कोजीन एंड सी ऑन्कोजीन, जिनको हम लोगों ने प्रोटो ऑन्कोजीन्स भी कहा है। दीज आर द नॉर्मल जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल दैट कंट्रोल्स द नॉर्मल सेल ग्रोथ, सेल डिविजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। सी ऑन्कोजीन्स, कार्सिनोजेंस, ऑन्कोजीन्स, सी ऑन्कोजीन्स, जिनको हम लोगों ने, जो कि कार्सिनोजेन की मदद से ऑन्कोजीन्स में बदल सकते हैं, एक्टिवेट हो सकते हैं एंड कैंसर कॉज कर सकते हैं। यानी हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो नॉर्मल जीन्स ही होते हैं, बट कुछ फैक्टर्स की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है और कैंसर कॉज कर सकते हैं, जो कि ऑन्कोजीन्स होते हैं। अब इसका डायग्नोस हम लोग कैसे कर सकते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी एंड बायोप्सी, CT स्कैन, MRI, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट एंड एंटीबॉडी टेस्ट। अब हिस्टोपैथोलॉजी या बायोप्सी क्या होता है कि टिश्यू हम लोग लेते हैं बॉडी का, ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, स्टेन करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं उसकी अबनॉर्मलिटी कैसे है। CT स्कैन में कंप्यूटेड टोमोग्राफी होती है, एक्सरे यूज टू ऑब्टेन 3D इमेज ऑफ ऑर्गन। एक्सरे से हम लोग हड्डियों के बारे में देखते हैं, CT स्कैन हम लोग ऑर्गन्स के बारे में भी देखते हैं। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि सबसे सेफेस्ट है क्योंकि ये मैग्नेटिक रेज को यूज़ करिए। एक्स रेज से भी कैंसर कॉज होता है, तो अगर कैंसर वाले को ही कैंसर से कर दोगे तो फिर खराबी है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस यूजेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्टेन 3D इमेज ऑफ ऑर्गन्स। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट बताइए। देन एंटीबॉडी टेस्ट होता है हमारे पास, डिफरेंट प्रोटीन एक्सप्रेस्ड ऑन द कैंसर सेल अगेंस्ट ईच एंटीबॉडी इज गिवन फॉर टेस्टिंग कैंसर सेल्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स में हमारे पास प्री डायग्नोसिस होता है। अगर कैंसर रन होता है फैमिली में, यानी कि जनरेशनल एक्टिविटी हो रही है, तो जीन्स ऑफ सस्पेक्टेड प्रेजेंट पर्सन कैन बी स्टडीड फॉर प्री डायग्नोसिस। ट्रीटमेंट की बात करें तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, रिमूव द ट्यूमर वाया सर्जरी। रेडियोथेरेपी, रेडिएशंस आर यूज टू डिस्ट्रॉय द टारगेट सेल। कीमोथेरेपी, हेवी केमिकल्स, ड्रग्स यूज करते हैं फॉर दिस ट्रीटमेंट एंड इट शोज साइड इफेक्ट लाइक हेयर लॉस, अनीमिया, वीकनेस एक्सेट्रा। इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो समटाइम्स आवर ओन इम्यून सिस्टम does not work against the tumor cancer cells. अल्फा इंटरफेरॉन्स बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं ताकि हम लोग एक्टिवेट कर सकें अपने इम्यून सेल्स को, नेचुरल किलर सेल्स को, ताकि वो कैंसर के अगेंस्ट काम कर सकें। अब आते हैं हमारे पास ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द यूज़ ऑफ ड्रग्स हैज़ इंक्रीज स्पेसिफिकली अमंग यंग पीपल, जो कि 14 से 24 साल तक के 12 से 18 साल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनका एडिक्शन हो जाता है फॉर अल्कोहल एंड ड्रग्स लाइक दैट, ड्रग्स, सिगरेट्स एंड समथिंग लाइक दैट। कॉन्टिन्यूस प्रेजेंस ऑफ एनीथिंग इज नीडेड इन द बॉडी। और जब एक बहुत ही यंग एज से एडिक्शन होने लगता है तो बुढ़ापे में जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी अलग अलग बीमारियां हो सकती है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे पास पहली कैटेगरी आती है ट्रैंक्विलाइजर्स की, सेकेंड आती है ओपियोइड नार्कोटिक्स की, देन वी हैव स्टिमुलेंट्स जिसके अंदर कोका अल्कलॉइड, एम्फेटामीन्स, टबेको आती है, देन वी हैव हैलुसिनोजेंस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रैंक्विलाइजर्स की। ट्रैंक्विलाइजर्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देता है, कामनेस हमारी बॉडी के अंदर लेके आता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी शांत हो जाती है, नींद आती है बहुत ज़्यादा। एनेस्थेटिक की तरह इसको हम लोग यूज़ करते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स को। एग्जाम्पल है हमारे पास बेंजोडायफीन्स एंड बार्बिचुरेट्स। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये एंटी एंजाइटी मेडिसिन की तरह यूज़ करते हैं और ये एक्चुअली उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो कि स्लीपलीनेस, इंसोम्निया से सफ़र कर रहे होते हैं, और ये एनेस्थेटिक सर्जिकल में नहीं लिख सकते बट एनेस्थेटिक्स में यूज़ करो। देन वी हैव ओपियोइड्स।
ओपियोइड्स या ओपिएट नारकोटिक्स, यानी कि इसके रिसेप्टर स्पेसिफिकली ओपिएट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इसके रिसेप्टर्स, ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल है इसका मॉर्फिन, जो कि विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट, पापावर सोमनिफेरबे से हम लोग ओपियोइड्स को निकालते हैं। हीरोइन इज़ अ टाइप ऑफ ओपियोइड, इसको हम लोग कॉमनली स्मैक कहते हैं। ये फॉर्म किया जाता है बाय डाई एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ये वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, कड़वा होता है, बिटर होता है एंड ओडरलेस होता है, इसका कोई स्मेल नहीं होता, बट हम लोग नहीं से ऐसे करके ले सकते हैं। इट इज़ यूजुअली टेकन इंट्रावीनसली और स्नॉटेड, समझ रहे हो। केमिकल स्ट्रक्चर्स है। अब ओपियम पॉपी का डायग्राम भी है, वो देख लेना, एकदम बेल शेप का है वो इसका डायग्राम ओपियम पॉपी का। दीज ड्रग्स आर डिप्रेसेंट्स, ये जो हमारा हीरोइन है, ओपियोइड्स है, ये हमारे डिप्रेसेंट्स है। इसको हम लोग सेडेटिव एनालिस्टिक यानी कि पेन किलर की तरह यूज़ भी कर सकते हैं। स्टिमुलेंट में हमारे पास कोका अल्कलॉइड है, जिसको हम लोग कोकेन बोलते हैं, जिसको हम लोग कोक, क्रैक, ये सभी कहते हैं। कोका अल्कलॉइड और कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एराइथ्रोजाइलम कोकोआ, जो कि नेटिव है टू साउथ अमेरिका। कोकेन कॉमनली कॉल्ड क्रैक और कोक इज यूजुअली स्नॉटेड। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामीन, जिसको हम लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर का है। इसका फंक्शन ये रहता है कि ये इंक्रीज़ करता है अलर्टनेस को, एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, यूफोरिक यानी कि यूफोरिया होने लगता है, हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती है जो कि एक्चुअल में होती नहीं है। एक्सेसिव डोजेज में कौन हेल्यूसिनेशन, यूफोरिक तो है जो हम लोग चीज़ें बस इमेजिन कर पा रहे हैं, हेल्यूसिनेशन हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगी है, वी आर एबल टू लिव दैट ड्रीम when it is not happening। distorted sense of reality होता है, पता ही नहीं चलता क्या हकीकत है क्या नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास एम्फेटामीन्स आता है, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन से बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक ड्रग्स आर्टिफिशियली मेड होते हैं, इंक्रीज़ करता है अलर्टनेस को, इंक्रीज़ करता है एक्टिविटी को, कॉज करता है स्लीपलीनेस को, कॉमनली मिसयूज़ किया जाता है बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। तंबाकू, पूरे जहान में तंबाकू, पूरे जहान में तंबाकू इतना फेमस है। इट हैज़ बिन कंज्यूम्ड सिंस 400 ईयर्स। इट कंटेन्स अ केमिकल कॉल्ड एज निकोटीन होता है इसके अंदर। इट इज़ कंज्यूम्ड इन डिफरेंट वेज, च्यू भी कर सकते हैं, स्मोक भी कर सकते हैं और स्नफ भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे खचा, ऐसे ऐसे करके और अरे यार मैंने देखा था वो जीभ के ये इसके अंदर डालते हैं ऐसे हथेली पर रगड़ते रहते हैं और फिर ऐसे करके खचा ऐसे क्या देख रहे, मैं नहीं लेती यार मम्मी उसके बाद क्या है, तंबाकू कैन कॉज वेरियस प्रॉब्लम, जैसे कि एम्फाइसीमा यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर्स यानी कि पेट के छाले, लंग कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ओरल कैंसर, CAD यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज जैसी बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है तंबाकू खाने से। तंबाकू कॉजेज इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ने लग जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाती है, कार्ब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने लगती है। तंबाकू स्मोक करने से स्टिमुलेट होता है एड्रीनल ग्लैंड, जिसकी वजह से रिलीज होता है एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि हार्ट रेट इंक्रीज कर देता है और जैसे ही दिल की धड़कनें बढ़ती है कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है बहुत आसानी से। हेल्यूसिनोजेंस की बात करें तो हेल्यूसिनोजेंस में हमारे पास कैनाबिनॉइड होता है, जो कि हेल्यूसिनोजेनिक होता है, यानी कि ये कॉज करता है हेल्यूसिनेशंस, यानी कि वो चीज़ें दिखाई देती है जो होती ही नहीं है और हमें पता ही नहीं चलता कि हकीकत क्या है और वो क्या है, चीज़ें क्या हो रही है। डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ रियलिटी, रिसेप्टर जो है वो प्राइमरीली ब्रेन यानी दिमाग खराब करती हैं। ऑब्टेन किया जाता है बाय अ प्लांट जिसको हम लोगों ने कैनबिस सटाइवा कहा है। फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजन्स आर कंबाइंड इन वेरियस वे टू ऑब्टेन दिस ड्रग। अब कैनबिस सटाइवा को हम लोग भांग कहते हैं, भांग ही होती है जो हेल्यूसिनेशन कॉज करती है और ये कैनाबिनॉइड भांग को ही वो कहते हैं, भांग ही होती है मोस्ट प्रॉब्ली, पता नहीं अगर गलत है तो गलत लिख देना। फिर एग्जांपल है मैरिजुआना, हशिश, चरस, गांजा, ये सारे हमारे पास कैनाबिनॉइड्स के एग्जांपल हैं। इसको हम लोग स्मोक कर सकते हैं या फिर ओरली भी ले सकते हैं। कैनाबिनॉइड्स आर वेल नोन फॉर देयर इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि दिल की तंगियों के लिए कैनाबिनॉइड्स का बहुत बड़ा हाथ है। नाउ अ डे स्पोर्ट्स पर्सन कैनाबिनॉइड्स बहुत ज़्यादा लेते हैं क्योंकि ये
पता नहीं क्यों लेते हैं। अदर वेल नोन प्लांट्स आर हैविंग हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज आर एंट्रोपा बेलेडोना एंड दतूरा। दतूरा भी ड्रग होता है हमारे पास। LCD जो कि है लाइसर्जिक एसिड डाइसेटाइल अमाइड, ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम क्लाविसेप्स परप्यूरा, जो कि अगेन हेलुसिनोजन होता है, मोस्ट पोटेंट हेलुसिनोजन होता है, और क्लाविसेप्स हमारे पास फंगस होता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो कि सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, ये ऑफ्टन मिसयूज़ किए जाते हैं बाय द स्पोर्ट्स पर्सन। ये इंक्रीज कर देते हैं टेस्टोस्टेरोन डेरिवेटिव को मेल्स के अंदर। अब इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं, फीमेल्स के अंदर भी मेल्स के अंदर भी। जो फीमेल्स एंड मेल्स हमारे पास क्या है ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, फीमेल्स की बात करें तो उनके अंदर मैस्कुलाइन फीचर्स आने लगते हैं, इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगता है, डिप्रेशन हो जाता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लगती है, फिर हेयर लॉस होने लगता है, बॉडी हेयर बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेसिव हेयर फिर इनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस यानी कि, और साथ ही में आवाज़ भी भारी हो जाती है लड़कियों में। अब लड़कों में क्या होता है कि एक्ने यानी कि बहुत ज़्यादा पिंपल आने, एक्ने और पिंपल अलग अलग होते हैं, मुहासे हो जाते हैं, पिंपल एंड मुहासे, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, गुस्सा आता है, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ टेस्टिकल्स, डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन एंड पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन। ये लेने से किडनी और लिवर भी खराब हो सकता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट हो सकती है, प्री मैच्योर बालनेस यानी कि गंजापन आ सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है। अब अल्कोहल से क्या होता है, अल्कोहल अब्जॉर्ब किया जाता है बाय द GI ट्रैक्ट, यानी कि मेनली GI ट्रैक्ट में से स्टमक में सबसे बहुत आसानी से अब्जॉर्ब किया जाता है। ये डिप्रेस करता है हमारा CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि दिमाग खराब होता है अल्कोहल पीने से। एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा बीमारी होती है जिसको हम लोग जानलेवा बीमारी हो सकती है जिसको हम लोग लिवर सिरोसिस कहते हैं। क्रॉनिक लिवर डैमेज होता है, लिवर टिश्यू रिप्लेस हो जाता है और फाइबर्स फॉर्म होने लगते हैं लिवर के अंदर। अब जिन औरतों को ये होता है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अल्कोहल लेना मना किया जाता है, क्योंकि वो फीटल डेवलपमेंट यानी कि बच्चा जो होता है वो ख़राब पैदा हो सकता है, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है, अगर कोई इंसान अल्कोहल छोड़ने की कोशिश करता है तो उसके अंदर अलग अलग तरीके के वो आते हैं, सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि वो बहुत गुस्से में रहने लगता है, उसको बहुत गर्मी लगने लगती है, उसके अंदर पसीना आने लगता है, नौजिया यानी कि बार बार उल्टी आने लगती है, और हाथ पैर अचानक से कांपने लग जाते हैं। इसको हम लोगों ने विड्रॉल सिंड्रोम कहा है। अब प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो आसपास के लोग आपको भड़का रहे हैं उनको दूर कर सकते हैं, पीयर प्रेशर कम कर सकते हैं, एजुकेशन और काउंसलिंग ले सकते हैं। अपने जिन लोगों से आप प्यार करते हो और जो लोग आपसे प्यार करते हैं आप उनके नज़दीक रह सकते हो उनके आप नज़दीक रह सकते हो। पेरेंट्स अपने मम्मी पापा से मदद मांग सकते हो। लुकिंग फॉर डेंजर साइज यानी कि जैसे भी लगे कि मेरी जैसे ही आपको लगे कि मेरी बॉडी के साथ खिलवाड़ हो रहा है वैसे ही डॉक्टर के पास भागना चाहिए, यानी डॉक्टर से छुपना नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प, मेडिकल हेल्प चाहिए होता है। दैट्स इट फॉर टुडे। हमने दारू के बारे में पढ़ लिया है, बहुत लोगों को समझ भी आ चुका है या नहीं आ चुका है पता नहीं। दैट्स इट, थैंक यू फॉर कमिंग टू द लेक्चर, बाय बाय, गुड नाइट।